हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम वीडियो पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास की बायो, जिसमें मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को स्वास्थ्य एवं रोग। इसके सभी टॉपिक को मैं कवर करा चुकी हूँ। इसके अलावा मैं पढ़ा चुकी हूँ पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण, उसके भी मैं सारे टॉपिक कवर करा चुकी हूँ विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। आज मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ बायो में, जिसका नाम है कोशिका सेल। देखिए, हम लोग पहले नॉर्मली सेल को समझ लेते हैं होता क्या है सेल। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है ना। कितनी कोशिकाओं से? बहुत सारी कोशिकाएं, 1000 मिलियन कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। हमारे शरीर में जितनी भी संरचनाएं हैं जब सब कुछ सेल्स से ही बनी ही हैं। तो इसलिए हम लोग सेल्स को कहते हैं आधारभूत इकाई। आधारभूत इकाई मतलब हमारे शरीर का आधार है सेल। अगर सेल नहीं होगा तो हमारे शरीर की संरचना भी नहीं होगी। ओके, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोशिका को हम लोग सेल कहते हैं इंग्लिश में। हमारा नंबर फर्स्ट पॉइंट है कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक का मतलब है जीवों के अंदर जितनी भी संरचनाएं बनी हैं सबकी सब कोशिका से हैं, एवं क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक का मतलब है बॉडी में कार्य करने के लिए जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो सब कोशिका के अंदर होती हैं। ओके, इसलिए हम लोग इसे क्रियात्मक भी बोलते हैं। देन कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुई है। सेलुला आप लोग को याद रखना है। सेलुला मीन्स क्या होता है? सेलुला मीन्स होता है एक छोटी कोठरी, मीन्स एक छोटा सा स्पेस, उसी को हम लोग सेलुला बोलते हैं। तो किससे हुई है? सेलुला से हुई है। सेलुला से ही सेल बना हुआ है। ठीक है, सेल कहते हैं ना इंग्लिश में, तो सेलुला से ही सेल बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या है? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कोशिका की खोज कब हुई थी और किसने की थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं कोशिका सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया और कोशिका किसने दिया और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत में। तो हम लोग आ जाते हैं कोशिका सिद्धांत में। देखिए, कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? मैथियम श्लीडेन एंड थियोडर स्वान, दो साइंटिस्ट थे, श्लीडेन और स्वान। इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत को बताया है, कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, जो कि निम्नलिखित है। इसमें क्या क्या बताया है इन दोनों ने बताया है कि कोशिकाएं जीवों की संरचनात्मक इकाई है, जो कि हम लोगों को पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोशिकाएं उपापचय क्रियाओं की इकाई हैं, मीन्स उपापचय क्रियाओं में सहायता करती हैं। अब उपापचय क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, है ना। बहुत सारी क्रियाएं होती हैं इस तरह की। तो इन सभी को मिलाकर और इन सभी क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? उपापचय क्रियाएं कहते हैं। तो ये सारी क्रियाएं कहाँ होती हैं? कोशिका में होती हैं। नेक्स्ट हमारी कोशिकाएं आनुवांशिकता की भी इकाई हैं। कोशिकाएं आनुवांशिकता में भी पार्टिसिपेट करती हैं। अब आनुवांशिकता क्या होती है? आनुवांशिकता मीन्स होता है पेरेंट्स के कैरेक्टर का चाइल्ड में आना। ठीक है, जैसे पेरेंट्स मान लो टॉल हैं, ठीक है, तो चाइल्ड भी टॉल होता है। या फिर पेरेंट्स फेयर है, पेरेंट का कलर फेयर है तो उनका कलर भी, पेरेंट्स का मतलब मदर या फादर दोनों में से किसी एक का भी कलर फेयर होगा तो चाइल्ड का कलर भी फेयर हो सकता है या होता है। ठीक है, या फिर कलर ब्लैक है तो ब्लैक हो सकता है। तो इस चीज़ की जो पूरी वो है, वो कौन है? कोशिका है। मतलब इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल कोशिका है। ओके, नेक्स्ट है विर्चोव के अनुसार नई कोशिकाएं केवल पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। एक साइंटिस्ट है विर्चोव, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि नई कोशिकाएं बनती तो हैं लेकिन एकदम अलग से नई नहीं आ जाती हैं। वो करती क्या है? जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं वही रिपेयर हो जाती हैं। ठीक है, मतलब जो अगर उनमें टूट फूट हो गई है तो उनमें मरम्मत हो जाती है, रिपेयर हो जाती हैं। रिपेयरिंग के बाद वो न्यू सेल बन जाती हैं, मतलब नए सेल का रूप धारण कर लेती हैं। तो इसीलिए क्या कहा गया है? नई कोशिकाएं किससे बनती हैं? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से। पूर्ववर्ती मतलब पहले से जो उपस्थित हैं उन्हीं कोशिकाओं से बनती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हमारा कोशिका संख्या। कोशिका संख्या का मतलब क्या है? हमारी बॉडी में कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कोशिकाओं की संख्या। एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है।
आई होप एक कोशिकी क्या होता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसे सभी जीव जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एक कोशिकी कहते हैं। इनका एग्जाम्पल कौन कौन है, अमीबा, आप लोगों ने देखा ही होगा अमीबा को, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये तीनों एक कोशिकी हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा बहुकोशिकी जीवों में इनकी संख्या हजारों से करोड़ों तक हो सकती है। किनकी संख्या, कोशिका की संख्या, है ना। बहु का मतलब ही बहुत होता है, तो बहुकोशिकी जीवों में कोशिका की संख्या कितनी होगी, हजारों से करोड़ों तक हो सकती है। अनुमान यह है कि हमारा शरीर लगभग 1000 खरब कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, हमारे शरीर कितनी कोशिकाओं से बना हुआ है, 1000 खरब कोशिकाओं से। जिस प्रकार किसी मकान की ईंट होती है उसी प्रकार जीव जंतुओं तथा पौधों की इकाई कोशिका होती है। क्लियर, मीन्स क्या है, जैसे कोई बिल्डिंग बनती है या हम बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या होता है, ईंट से ईंट मिलाकर हम लोग की पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। इसी तरह से कोशिका मिलाकर हमारा पूरा शरीर खड़ा हुआ है, पूरा शरीर बना हुआ है, इसलिए हम लोग कोशिका को शरीर की इकाई कहते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम लोग आ जाते हैं कोशिका की आकार, मीन्स इसकी कैसी आकृति होती है और इसका क्या आकार है, तो ये देख लें। कोशिका की आकृति एवं आकार में नंबर फर्स्ट है हमारा प्लूरोनिमोनिया। प्लूरोनिमोनिया नाम का एक जीवाणु है जो कि सबसे छोटी कोशिका है ना। अब ये भी तो होगा वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया कहते हैं। जिसका व्यास कितना होता है, जिसका व्यास होता है 0.1 माइक्रोन, 0.1 माइक्रोन इसका व्यास होता है। ओके, परंतु कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती है जो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, जैसे क्या है, फ्लैक्स या हैम्प कोशिकाएं। फ्लैक्स या हैम्प कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, बताया जाएगा। कैसी है, 500 मिलीमीटर से अधिक लंबी होती हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिका लगभग 1 मीटर लंबी होती है। तंत्रिका कोशिका की बात करें हम लोग, ये कहाँ पाई जाती है तंत्रिका कोशिका, ये पाई जाती है हमारे मस्तिष्क में, मीन्स ब्रेन में। ब्रेन में तंत्रिका कोशिका होती है, उसकी लंबाई 1 मीटर होती है। ये जो तंत्रिका कोशिका है ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, सबसे लंबी कह रही हूँ, बड़ी नहीं कह रही हूँ, बड़ी और लंबे में फ़र्क है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, तंत्रिका कोशिका हमारी बॉडी की सबसे लंबी है। ठीक, और जो हैम्प और फ्लैक्स क्या है, ये हैं तो सबसे लंबी लेकिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तो फ्लैक्स और हैम्प बोलना है। अगर बोला जाए हमारे शरीर की सबसे बड़ी कौन सी है तो हो जाएगी वो कौन, तंत्रिका कोशिका। आई होप दैट इज़ क्लियर फॉर यू। नाउ नेक्स्ट इज स्थिति तथा कार्यों के आधार पर कोशिकाएं। स्थिति एवं कार्य मतलब उनकी क्या स्थिति, कहाँ पर उपस्थित है और उनके कार्य क्या क्या हैं। कार्य और स्थिति के आधार पर कोशिकाएं भिन्न भिन्न आकार की होती हैं, जैसे गोल, लंबी, अंडाकार, बेलनाकार, घनाकार, नालाकार, बहुभुजी, चपटी या फीते के समान अथवा तश्तरी नुमा भी हो सकती हैं। मीन्स ये हर आकार की होती हैं, गोल हो गई, लंबी हो गई, ओवल शेप्ड हो गई, ठीक है, और रोल शेप हो गई, क्यूब लाइक हो गई, ओके, ट्यूब लाइक हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनका स्ट्रक्चर है। तो हम लोग आ जाते हैं, अब फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं सॉल्व करा चुकी हूँ। हम लोग आ जाते हैं टॉपिक सेकेंड पर। टॉपिक सेकेंड है हमारा कोशिकाओं के कार्यों के बारे में। तो हम लोग टॉपिक सेकंड स्टार्ट करते हैं। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कोशिका क्या क्या काम करती है, शुरू से लेके आखिर तक इसका क्या वर्क है, हम लोग सारी चीज़ें इस टॉपिक 2 में पढ़ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक 2। लिखा है, कोशिका की संरचना एवं कोशिका अंगों के कार्यों का अध्ययन करने पे पता चलता है कि कोशिकाएं जीवन की क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, मीन्स क्या हो गया, ये हमारी कोशिका है। अब कोशिका के अंदर कुछ अंग उपस्थित होते हैं, ठीक है, कई सारे। तो इन अंगों को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका के अंग या फिर कोशिकांग मिलाकर हम लोग बोलेंगे। ओके, तो क्या बोला है, कोशिका की संरचना और कोशिका अंगों के कार्यों, इन दोनों का अध्ययन करने के बाद हमें क्या पता चला, हमें पता चला है कि कोशिकाएं जीवन की क्रियात्मक इकाई है। मीन्स क्या है, एक जीवों में होने वाली क्रियाएं सूक्ष्म स्तर पर प्रत्येक कोशिका के अंदर होती है। बताया गया है जितनी भी जितनी भी प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर, चाहे जिस तरह की प्रोसेस हो, वो सभी कोशिका के अंदर होती है। इसी कारण कोशिका को चलता फिरता कारखाना कहते हैं। चलता फिरता कारखाना क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर, और हमारी बॉडी तो रेगुलरली मूव कर ही रही है ना, कंटिन्यूसली, तो इसीलिए हम लोग कोशिका को क्या कहेंगे, चलता फिरता कारखाना कहेंगे। आगे आते हैं हम लोग।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जिस प्रकार किसी कारखाने में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण के लिए अनेक प्रकार की मशीनें एवं कर्मचारी होते हैं, उसी तरह कोशिका के विभिन्न पदार्थों के निर्माण एवं समन्वय के लिए अलग अलग कोशिका अंग होते हैं जो अपना अपना कार्य करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कोशिका अंग क्या होते हैं। यह कोशिका के अंदर कई प्रकार के अंग उपस्थित होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका अंग कहते हैं। अब देखिए, इस कोशिका अंग का अलग काम है, ये कोई अपना अलग काम करेगा। इस कोशिका अंग का अलग काम है, ये अपना कोई अलग काम करेगा। मीन्स जितने भी कोशिका अंग है उनका सबका अपना अपना काम होता है, वो सब सिर्फ और सिर्फ अपना ही काम करेंगे। ठीक, जैसे हम किसी ऑफिस में जाते हैं या हम किसी ऑफिस में अपॉइंट होते हैं तो कोई पूरा ऑफिस तो हमें संभालने के लिए दे नहीं दिया जाएगा, है ना। हमसे क्या कहा जाएगा, आपका पर्टिकुलर ये वर्क है, आपको ये करना है, इसके अलावा आपका कोई वर्क नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, सबको अपना अपना वर्क करना होता है अलग अलग। तो यही कहा गया है जिस प्रकार किसी कारखाने को हम लोग ऑफिस समझ लेते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण के लिए अनेक अनेक प्रकार की मशीनें और कर्मचारी होते हैं, है ना। अब जैसे कारखाने की बात कर लें, मान लें हम लोग चमड़े के कारखाने में चले गए, तो वहाँ पर कोई कर्मचारी होगा, चमड़े को धो रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा, पॉलिश कर रहा होगा, कोई कुछ और कर रहा होगा। तो सबका अपना अपना वर्क है ना। अब जो धोने वाला पॉलिश तो करेगा नहीं, ना ही पॉलिश करने वाला धो देगा। तो यही यहाँ पर वर्क है ना। तो अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग क्या होते हैं, अंग होते हैं, कोशिका अंग होते हैं जो कि अपना अपना काम करते हैं। अब कौन सा अंग क्या काम करता है वो हम यहाँ पॉइंट 1 से पढ़ लेते हैं। क्लियर, स्टार्ट करते हैं पॉइंट 1। पॉइंट 1 हमारा है प्रत्येक पादप कोशिका। अब ये पादप क्या होता है, पादप मतलब होता है पेड़ पौधे। ठीक है, जहाँ भी पादप वर्ड आ जाए वहाँ पेड़ पौधे होता है। तो क्या हो गया, प्रत्येक पादप कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। ये हो गई पादप कोशिका, और पादप कोशिका के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, मीन्स रक्षात्मक आवरण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। ये क्या करेगी, कोशिका की रक्षा करेगी। ठीक, सिर्फ पादप कोशिका में होती है, ये जंतु कोशिका में नहीं होती है। मीन्स जंतु कोशिका क्या है, जो कोशिका जंतुओं में पाई जाएगी वो जंतु हो गई, और जो पादप में पाई जाएगी पादप हो गई। तो कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, पादप में पाई जाती है। क्या करती है, या कोशिका की रक्षा करती है। नेक्स्ट हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एक कोशिका अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट कोशिका अंग है। अभी हम लोग सारे कोशिका अंगों को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, विद स्ट्रक्चर, विद सारी चीज़ें, उसके कार्य, स्ट्रक्चर, उसका कहाँ पर स्थिति है, क्या साइज और शेप है, सब कुछ हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन आगे के टॉपिक्स में। अभी मैं धीरे धीरे कवर करा रही हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्यों, पावर हाउस का काम क्या होता है, अच्छा हमारे आसपास जो पावर हाउस है, या फिर हम लोग जहाँ से हमारी बिजली आ रही है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसी को तो हम लोग पावर हाउस कहते हैं ना, जहाँ से हमें एनर्जी मिल रही है। तो यही काम माइटोकॉन्ड्रिया का है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहलाता है। क्यों, क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, तो हम लोग क्या कहेंगे, इनमें खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। मीन्स हमने जो फूड खाया है, फूड का ऑक्सीकरण हो गया है, उससे एनर्जी मिल रही है। या ऊर्जा कोशिका की विभिन्न उपापचय क्रियाओं में उपयोग होती है। हमने फूड खाया, फूड का ऑक्सीकरण हो गया, एनर्जी मिली, अब इस एनर्जी का यूज़ कोशिका अपने कार्यों में करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 3rd नंबर, जिस प्रकार कारखाने में कच्चे माल से अंतिम उत्पाद बनते हैं। अभी मैंने बताया ना, जैसे कोई कारखाना है, मान लेते हैं हम लोग चमड़े का कारखाना है, तो पहले चमड़ा खाल आती है ना, जानवर की या जो भी एनिमल है, उसकी पहले स्किन रहती है, स्किन से शूज़ बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें स्किन से मतलब तो है नहीं, तो यही कहा जा रहा है, जो स्किन है, ठीक है, एनिमल की, वो कच्चा माल हो गया, और जो उत्पाद है हमारा वो हो गया शूज़, बेल्ट, पर्स, कई सारी चीज़ें बनाई जाती है ना चमड़े से। तो यही चीज़ है, जिस प्रकार कारखाने में कच्चे माल से अंतिम उत्पाद बनते हैं, उसी प्रकार कोशिका के हरित लवकों में CO2 व जंतुओं से प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करके शर्करा बनती है। मीन्स क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का प्रयोग करके क्या बनता है, शुगर बनती है। ठीक है, ये कहाँ पर होती है प्रोसेस, प्लांट्स में होती है। समझ में आ रही बात, यहाँ मैं साफ बता दे रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलकर क्या बनाती हैं, देन क्या हो गया, CO2
और एनर्जी ने मिलकर क्या किया है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया है। ये ग्लूकोज हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो ये प्रोडक्ट बनेगा कैसे, ये प्रोसेस होगी हमारे हरित लवक में। अब हरित लवक क्या है, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका अंग है, उसी तरह से हरित लवक भी एक कोशिका अंग है। इसको हम पूरी तरह से अच्छी तरह से आगे पढ़ेंगे ब्रीफली। अभी हम इसे सिर्फ नाम पर ही छोड़ते हैं। तो हरित लवक आपको समझ में आ गया क्या है और इसका काम क्या है, ठीक है। तो हो गया हरित लवक। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं राइबोसोम। राइबोसोम भी हमारा एक क्या है, कोशिका अंग है। तो क्या करेगा राइबोसोम, राइबोसोम बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम लोगों ने राइबोसोम कण कहते हैं। राइबोसोम कणों को प्रोटीन निर्माण की मशीन कहते हैं। राइबोसोम का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोटीन है उन सब का फॉर्मेशन राइबोसोम करता है, जहाँ से अमीनो अम्ल के जुड़ने से प्रोटीन बनती है। क्या होगा राइबोसोम के अंदर, ये राइबोसोम हो गया मान लो, यहाँ पर क्या होता है, अमीनो अम्ल एक साथ जुड़ जाते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है, और बनाते क्या है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ये प्रोसेस किसके अंदर हो गई, राइबोसोम के अंदर हो गई। प्रोटीन सभी जैविक क्रियाओं के एंजाइम के रूप में नियंत्रण करते हैं। मीन्स प्रोटीन क्या करता है, अब प्रोटीन किस काम आता है, प्रोटीन हमारे अंदर जितनी भी प्रोसेस होती है उन सभी की प्रोसेस को जल्दी बढ़ा देता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। जो क्रिया धीरे होनी वो जल्दी करवा देता है प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट लिखा आवर्णी लवकों में कारखाने के गोदाम की भांति यही प्रोटीन व वसा का संचय होता है। एक होते आवर्णी लवक, ये भी कोशिका अंग है। ये क्या करते हैं, जिस तरह से कारखाने में चीज़ों का स्टोरेज होता है, मान लो शूज़ बन गए तो उनका स्टोर भी तो करना है, क्या बनाते ही तो हम भेज नहीं देते हैं, है ना। तो यही है, जैसे जो भी चीज़ बन गई है तो उसको हमें स्टोर भी करना है। तो जब प्रोटीन हमारी बॉडी में बन गई है तो प्रोटीन को स्टोर कौन करेगा, आवर्णी लवक स्टोर करते हैं, ठीक है। गोदाम की भांति यहाँ पर प्रोटीन और वसा, वसा मतलब फैट, फैट भी तो बनता है, तो वसा और फैट का स्टोरेज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिकांग जो कि केंद्रक है। केंद्रक पूरी कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, मस्तिष्क है। मीन्स कोशिका में जितनी भी क्रियाएं होंगी उन सब को रेगुलेट और कंट्रोल कौन करेगा, केंद्रक ही करेगा। बहुत अच्छे समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं केंद्रक। केंद्रक के गुणसूत्र में स्थित डीएनए, केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र में डीएनए उपस्थित होते हैं और आरएनए उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये केंद्रक हो गया, मान लेते हैं केंद्रक के अंदर गुणसूत्र हो गया और गुणसूत्र के अंदर डीएनए और आरएनए। समझ में आई बात आप लोगों को। तो डीएनए इंजीनियर की तरह वर्क करता है और आरएनए ओवरसियर की तरह वर्क करता है, मीन्स इंजीनियर से छोटा जो हो, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, केंद्रक में इसका काम करते हैं, ठेकेदार का कार्य करते हैं। अतः केंद्रक नियंत्रण कक्ष है, अभी मैंने बताया कंट्रोल रूम है। मीन्स क्या करता है, पूरी बॉडी को नहीं, पूरी सेल को कंट्रोल करता है। और आरएनए उसके दूत है, आरएनए क्या, उसके मैसेंजर्स हैं, मीन्स उसकी हेल्प करेंगे, उसकी बातों को दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, केंद्रक के बारे में है हम लोग का। अब हम लोगों का टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।